गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 जनजातीय खाना बदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको क्या करना, इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करना। नहीं बने उसके बाद इस वीडियो का आप सहारा लीजिए। नहीं तो आप क्या करिए, एक बार ये वीडियो में जो मैं आंसर इसका बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से सुन लेना है, उसके बाद आपको खुद से बनाना और फेयर कॉपी उसका तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, मिलान करना। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को यहाँ पर मिलान करने वाला, इसको मैं अलग पेज पर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर है मिलान करने वाला, गद जैसे है इसको कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गद में आपको क्या लेना है, यहाँ पर गद में आपको 84 लिखना है। उसके बाद दांडा में तो कारवा, श्रमिक तो पाइका, उसके बाद कुल का खेल मिलाना है, और शिव सिंह का अहोम राज, उसके बाद दुर्गावती का गढ़ कंटाग आपको मिला देना। ये मिलान करने वाला है, बुक में भी चाहो तो यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे काफी आसान था। अब ये पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। जैसे गद का क्या होता है, मतलब गद 84 हुआ, तांगा कारवा, मतलब ये एक दूसरे से जो लिंकेज वर्ड है, मतलब शब्द है, उसको मिला देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलान कराने वाला है, मिला दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से भरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है वर्गों के भीतर पैदा होती नई जनजातियां डैश कहलाती है, तो श्रेणियां कहलाती है। तो वहां पर आपको क्या भर देना है, श्रेणियां। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश अहम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी, तो बुरंजी आपको लिख देना यहाँ पर, बुरंजी। ठीक है, उसके बाद गौ नंबर डैश ने इस बात का उल्लेख किया कि गद कंटगा में 7,000 गांव थे। तो यहाँ अकबरनामा इस बात का उल्लेख करते हैं कि गद कंडगा में 7,000 गांव थे। उसके बाद बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान, तो मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों ने भूमि अनुदान दिए। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना, आपको पेंसिल से बुक में ही आपको ये सब लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सही और गलत बताइए। तो यहाँ पे देखिए सही गलत बताना है। यहाँ पे देखिए जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, तो हाँ ये सही हो जाएगा। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। उसके बाद देखिए यहाँ पर गौ नंबर, गोंद राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए भील उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग, मतलब भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप ये चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले खुद से बनाना, उसके बाद वीडियो का आप सहारा लेना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए खानाबदोश पशु चारकों को एक जगह बसे हुए खेतिहारों के बीच किस तरह विनिमय होता था। यहाँ देखिए खानाबदोश पशु चारकों और खेतिहारों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चारबाहों ने अपने मतलब जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध एवं पशुचारी के उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोशी चरवाहों गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी चीजों को बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांव और नगरों में सामानों का खरीद फरोख्त भी करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए समझे, जो यहाँ पर ही गलती से टाइप हो गया, तो आइए समझे, यहाँ पर लिखा रहता है और उसका क्वेश्चन आंसर अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, अहोम का प्रशासन कैसे संगठित था। अहोम प्रशासन संगठित निम्न प्रकार से संगठित था। पॉइंट बाय पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ देखिए, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों में एकता भंग, मतलब जो एकता था, मतलब लोगों में एकता जो होता है वो भंग हो गई। एक कुल के खेल के नियंत्रण प्राय कई गांव रहते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय के सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। ठीक है, मतलब राजा भी उसे वापस नहीं ले जा सकता था। अहोम राज्य का ऐसे प्रशासन जो था संगठित था। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सिंपल आंसर लिख लेना है फेयर कॉपी में।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो वर्ण आधारित समाज में परिवर्तन निम्न प्रकार आए। यहाँ देखिए, वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने आने लगी। उसके बाद दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों में जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, उन्हें जातियां का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद देखिए, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई एवं राजमिस्त्री को जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। तो हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण ही पहले सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है। तो उसी के द्वारा जैसे सुनार हुआ, लोहार, मतलब जो पेशा करता था उसका वो जाति पड़ जाता था। ऐसे भी देखते होंगे, कोई धोबी जात के, कोई तेली जाति के, तो मतलब तेल का काम तेली, ऐसे होता है, पहले होता था इसी तरह, ठीक है। यहाँ देखिए, वर्ण के बजाय जाति समाज संगठन का आधार बन गए। तो ऐसे वर्ण आधारित जो है कि मतलब समाज में परिवर्तन आने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक राज्य के रूप में संगठित होने के बाद भी यहाँ पर जनजातीय समाज कैसे बदला। तो एक राज्य के रूप में संगठित होने के बाद भी जनजातीय समाज कई तरह से बदलाव आए। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए, हुन, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से पहले जनजातियां में आते थे। बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषता कृषि वाले क्षेत्र में जगह ले ली गई। यहाँ पे देखिए, शासकों के रूप में राजपुत्र गोत्रों का उदय का उदाहरण जनजातीय लोगों के अनुसरण किया। यहाँ पे धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था के हिस्सा बन गई, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर उदय हुआ। तो ऐसे लिख देना, सिंपल आंसर लिखना, ज्यादा टफ आपको नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, आइए विचार कीजिए वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट में है, बंजारे लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। संतलत काल में बंजारे नगर में बाजारों तक अनाज की ढुलाई करते थे, मतलब इसी तरह अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान देते थे। उसके बाद बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खादानों की धुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना, यहाँ पर ये लाइन नहीं खींचना, भी सेना का 1 लाख बैल अनाज धोते थे, ठीक है। 1 लाख मतलब क्या, 1 लाख बैलों से अनाज धोते थे। कोई भी सेना सोचिए कितना बैलों से वो खाना धोते थे बंजारे लोग। तो बंजारों भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण इस तरह थे। तो आपको इस तरह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गोंद के लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी। तो यहाँ देखिए, गोंद के लोगों के इतिहास एवं अहोम के इतिहास कई मायने अंतर था। जैसे गोंदवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी के निवास करने वाले प्रमुख जनजाति थी। गोंद यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। उसके बाद देखिए, गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद एवं तोपों के निर्माण में सक्षम थे। देखिए यहाँ पर गोंदवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। इस तरह समानता और अंतर दिया हुआ, यहाँ पर ये अंतर है, पहले अंतर लिख लेते हैं, उसके बाद समानता यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गोंद के इतिहास अहोम की तो समानता हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे देखिए गोंद के इतिहास एवं अहोम के इतिहास की विशेषता। तो यहाँ पे देखिए मतलब समानता दिया हुआ। उसके बाद देखिए, गोंद एवं अहोम दोनों ही जनजातियां थी, तो मतलब दोनों में ये समानता है। दोनों ही जनजातियों अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों में मुगल को पराजित किया। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। तो यहाँ पर ये क्या लिखना, ये समानता हुआ और ये अंतर हो गया, ठीक है। तो आपको ये आंसर 9 तक हम लोग बना दिए। अगला क्वेश्चन बना सकते हो खुद से, लेकिन ज्यादा कोई काम का है नहीं, तो हो सके तो आप छोड़ ही देना, ज्यादा कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक, ठीक है। आपको यही फेयर कॉपी में अच्छे से बना लेना,
समझ गए? आपको देखिए अगर ये इस आंसर में आपको थोड़ा-सा जैसे होगा कि मतलब क्या और अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने लैंग्वेज में, तो आपको बुक 3-4 बार वही चैप्टर को रीड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको हिंट इससे मिल जाएगा। तो लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आप बुक से भी ढूँढ-ढूँढ कर लिख सकते हो, ठीक है?